नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। विधानसभा उपचुनाव के बाद आज मांडर में मतों की गिनती जारी है। कांग्रेस की प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की अपनी प्रतिद्वंदी यानी कि बीजेपी की गंगोत्री कुजूर से आगे चल रही है। 8वें राउंड की समाप्ति तक कांग्रेस प्रत्याशी 6085 वोटों से आगे थी और शिल्पी नेहा तिर्की को जहां 33,945 वोट मिले थे, वहीं बीजेपी उम्मीदवार को 27,860 मत मिले हैं। इधर निर्दलीय प्रत्याशी देव कुमार धान को 11,704 वोट मिले थे। पंडरा बाजार समिति में हो रही काउंटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। मतदान की गिनती 21 राउंड में पूरी होगी, जिसमें शाम तक का समय लग सकता है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शिल्पी नेहा तिर्की 7वें राउंड में आगे नजर आ रही हैं और गंगोत्री कुजूर पीछे हैं। वोटों की गिनती में इस वक्त गंगोत्री कुजूर पीछे चल रही है। 7वें राउंड तक की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की आगे चल रही है मांडर के इस दंगल में। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, अभी क्या कुछ रुझान आया है? 7वें राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, अब इसके आगे क्या कुछ रुझान देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए 8वें राउंड की ये गिनती समाप्त हो चुकी है और रुझान में लगातार जो है कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। और हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि किस तरह से 8वें राउंड की अगर हम बात करें तो 6085 वोट से इस वक्त कांग्रेस की उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की आगे हैं। और ये बढ़त अगर आप अब तक के 8 राउंड की अगर आप बात करें, पहले राउंड में 50 वोटों से आगे, उसके बाद दूसरे राउंड में बीजेपी 112 वोट से आगे हुई थी। अगर उस दूसरे राउंड की बात छोड़ दें, उसके बाद से लगातार कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की जो है बढ़त बनाए हुए हैं। दो चीजें यहाँ बताना जरूरी है। इससे पहले चान्हो प्रखंड का काउंटिंग चल रही थी। इस वक्त जो काउंटिंग चल रही है, अगर हम 5वें राउंड से की बात करें, 5 से अभी 8 तक, 5 से 10 तक की जो काउंटिंग के रिजल्ट आएंगे, जो रुझान आएंगे, वो मांडर प्रखंड के होंगे। मांडर में पहले से ये माना जा रहा था कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। चान्हो के प्रखंड की अगर हम बात करें तो चान्हो में जरूर कांग्रेस ने लीड लिया है, लेकिन ये लीड 200 के करीब मुझे जो जानकारी आ रही है उतना ही तक है। लेकिन कांग्रेस को पहले से ये उम्मीद थी कि जब मांडर प्रखंड के ईवीएम खुलेंगे तब इनके भाग्य का फैसला और इनका भाग्य भी खुल जाएगा। और इस वक्त जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक, जो हमने पहले भी अपडेट किया कि 8वें राउंड में 6085 वोट का अंतर हो गया है। और हमारे जो सूत्र बताते हैं 10वें राउंड तक की काउंटिंग हो चुकी है अंदर, और लगभग 10,000 वोट से शिल्पी नेहा तिर्की आगे हैं। ये हम आपको आधिकारिक रूप से नहीं बता रहे हैं, बल्कि हमारे जो सूत्र हैं उनके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि 10वें राउंड तक में 10,000 के लगभग की बढ़त कांग्रेस ने बना रखी है। यानी कि अविनाश, लगभग ये तय माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं शिल्पी तिर्की ने बाजी जीत ली है। और इस वक्त अगर हम सियासी गलियानों की बात करें, बीजेपी और कांग्रेस खेमे से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या किस तरह का माहौल है इन दोनों ही गुटों में? देखिए, अभी आपको अपडेट बता देते हैं सबसे पहले दर्शकों के लिए कि 9वें राउंड की जो रुझान है उसके मुताबिक कांग्रेस को 31,369 वोट आए हैं, जबकि बीजेपी को 3,169 हैं, जबकि कांग्रेस को 39,166 वोट मिले हैं और देव कुमार धान को 13,493। आप समझ सकती हैं कि 31,000 और 39,000 जो मैं कह रहा था, ये 8,000 के करीब का अंतर हो चुका है। और जब 10वें राउंड की जो रुझान सामने आएंगे तब ये आंकड़ा 10,000 के लगभग का होगा। आपने जो सवाल पूछा था कि राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा हो रही है, तो ये कह सकते हैं 7,797 वोट का अंतर हो गया है। मैंने पहले ही कहा कि ये लगभग 8,000 के करीब होगा। इस आंकड़े को अगर आप समझे तो राजनीतिक हलकों में जिस बात की चर्चा की बातें हो रही है, ये पहले से तय माना जा रहा था कि 3 जो उपचुनाव हुए हैं झारखंड के अंदर में हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल के दौरान, और ये चौथा है, चौथे में भी गठबंधन को बढ़त मिलेगी। गठबंधन की जो गठबंधन सरकार है उसकी जीत होगी। तो यहाँ गठबंधन कहीं ना कहीं चौका लगाता हुआ इस वक्त रुझानों के हिसाब से जरूर दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो अभी 9वें राउंड के रुझान तक की ही हम बात कर रहे हैं। 21 राउंड की काउंटिंग होनी है, तो थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन कांग्रेस खेमे में, गठबंधन के खेमे में जरूर खुशी है। अविनाश, अगर शिल्पी तिर्की की बात करें तो उनकी जो आधार हैं बंधु तिर्की की तरफ से उन्हें रखा गया है प्रत्याशी के तौर पर। अब ऐसे में क्या ये वजह हो सकती है कि शिल्पी तिर्की की तरफ लोगों का रुझान और ज्यादा नजर आ रहा है?
नहीं देखिए, ये बात जरूर है कि मैंने देखा चुनाव प्रचार के दौरान भी खुद बंधु तिर्की भी इस बात को साझा कर रहे थे। मेरे साथ जो बातचीत हो रही थी उन्होंने कहा था कि अब तक जो चुनाव उन्होंने लड़ा है और उनकी बेटी जब चुनाव लड़ रही है तो लोगों के अंदर उनके जो आधार वाले क्षेत्र हैं, जो उनके वोट बैंक हैं, उसमें उत्साह पहले के मुकाबले ज़्यादा है। तो ये उत्साह का ही असर है और जो बंधु तिर्की की राजनीतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाने के लिए उनकी बेटी चुनावी मैदान में उतरी है। सबको पता है कि उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद ये उपचुनाव हो रहा है और कभी भी बंधु तिर्की ने ये नहीं सोचा था कि उनकी बेटी को राजनीति के मैदान में उतारना होगा। शिल्पी नेहा तिर्की पहले से जॉब में थी, प्राइवेट जॉब कर रही थी और वो जॉब को छोड़कर वो चुनावी मैदान में उतरी हैं और मांडर की जनता अब तक रुझानों के हिसाब से अगर हम बात करें तो जरूर उनके पक्ष में ये परिणाम जाता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, एक एक पल पल का अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम अगली खबर का रुख करेंगे। और रामगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोला वन क्षेत्र में संग्रामपुर के हुल्लू गांव में 12 हाथियों के झुंड से बिछड़ा हाथी गहरे कुएं में गिर गया। रात करीब 2:30 बजे हाथी जगन्नाथ महतो के खेत में लगी भिंडी को खाने घुस गया था और इसी दौरान गहरे कुएं में गिर गया। उसके चिंगारने की आवाज सुनकर लोग मौके पर जुटे, वहीं हाथियों का झुंड भी वहां पहुंच गया। लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी के जरिए हाथी को सकुशल बाहर निकाला। मौके पर हजारों की भीड़ जुटी रही। वहीं बाद में हाथी भगाओ दल के लोगों ने हाथियों के पास के जंगल की ओर खदेड़ दिया। आपको बता दें कि गोला इलाके में 2 झुंड में कुल 25 हाथी गांव-गांव घूमकर उत्पात मचा रहे हैं। वहीं इस झुंड में बिछड़ा एक हाथी रजरप्पा के भुचुंगडीह इलाके में दहशत मचाए हुए है। लोगों ने हाथियों के उत्पात से मुक्ति दिलाने की मांग की है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार झुंड से बिछड़ा हुआ हाथी कुएं में जा गिरता है और हाथी को निकालने की कोशिश जेसीबी की तरफ से जेसीबी लगाकर की जा रही है कि जल्द से जल्द उसका रेस्क्यू किया जाए। कड़ी मशक्कत के बाद घंटों बाद इस हाथी को कुएं से निकाला गया और पास के जंगल की तरफ उसे रवाना कर दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था उस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण वहां पर मौजूद थे और उनकी मांग ये है कि हाथियों से उन्हें जल्द से जल्द छुटकारा मिले, क्योंकि इस तरह की खबरें कई दफे सामने आ चुकी है जब हाथियों ने नुकसान पहुंचाया हो, लोगों को चोटिल किया हो। और इसीलिए एक हाथी जब कुएं में गिर पड़ा उसके बाद लोगों ने ये डिमांड कर दी है कि जल्द से जल्द हाथियों को वहां से भगाया जाए, क्योंकि कई दफे हाथी जंगल को में निकलने के बाद खेतों को तो तहस नहस करते ही हैं और लोगों को भी नुकसान पहुंचा जाते हैं। तो मौके पर जुटी लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में लोग वहां पर जुटे हुए हैं, क्योंकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। कुएं में गिरे हाथी को निकालने की कोशिश घंटों चली। जेसीबी की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को कुएं से निकाला गया। अब आपको दिखाते हैं कि हाथी के सफल रेस्क्यू की वो 4 तस्वीरें, जिसमें पहली तस्वीर हाथी गड्ढे में गिर गया और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। तीसरी तस्वीर में हाथी को सकुशल बाहर निकालने की तस्वीर है। वहीं चौथी तस्वीर में मौके पर जुटी हजारों के लोगों की भीड़ है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप गजराज के रेस्क्यू की देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे कुएं में ये हाथी जाकर गिर जाता है और उसे निकालने की कड़ी मशक्कत की जाती है। गड्ढे में से हाथी को जेसीबी के सहारे निकाला जाता है और इस मौके पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट जाती है। और खबर जमशेदपुर से, जहां योजनाओं की जांच दौरान लोकपाल और मनोहरपुर बीडीओ लकड़ी पुल से नदी में गिर गए। दरअसल मनोहरपुर प्रखंड के डिम्बोली पंचायत में मनरेगा योजनाओं की जांच करने दोनों अधिकारी गए थे और इसी दौरान जारिका टोला के पास नाला पर वर्षों पुराने लकड़ी के बने पुल से अनियंत्रित होकर लगभग 10 फुट नीचे गड्ढे में गिर गए। घटना में लोकपाल और बीडीओ दोनों ही जख्मी हो गए। प्रखंड कर्मियों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद दोनों की छुट्टी कर दी गई। अब बीडीओ ने कहा है कि जल्द ही ग्राम सभा कर जारिका टोला में पुलिया निर्माण के लिए कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीर देखिए किस प्रकार इस लकड़ी के पुल से, चचरी के पुल से ये दोनों ही अधिकारी गिर पड़ते हैं। पुलिया निर्माण का भरोसा तो दिलाया जाता है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती है
तो बेहद ही शर्मनाक तस्वीर ये है। देखिए किस प्रकार नदी में खुद अधिकारी ही गिर गए। वीडियो की ये तस्वीर है। योजना की जांच करने ये अधिकारी पहुंचे थे और काफी धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अनबैलेंस हो गए, उनका संतुलन बिगड़ गया और ये दोनों ही अधिकारी नदी में जा गिरे। ये तस्वीर देखिए। और देखिए गढ़वा से आपको बड़ी खबर बता दें, अंधविश्वास में महिला की हत्या नगर उटारी के जंगीपुर गांव में की गई है। जान के भय से चुप रहे पति और बच्चे और मौत के बाद शव को ओझा ने जला दिया। 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। तो ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार मौत के बाद शव को ओझा ने ही आग के हवाले कर दिया, जला दिया, लेकिन वहां पर पति और बच्चे भी मौजूद रहे, कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उन्हें अपनी जान का डर था। अंधविश्वास की पहले भी कई सारी घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन इस तरह की घटनाएं थमती नहीं है। नगर उटारी की ये तस्वीर जहां पर एक महिला को अंधविश्वास की वजह से जला दिया गया। मंगलवार का कांड हुआ है। भोर में जीप काट लिया, आखिरी पचौनी निकाल लिया। अच्छा। कांड होने के बाद में टेम्पू बुलाया गया और साथ में डेरवा धमका के चढ़ाकर ले गए हम लोग। कहाँ ले गए? रंग का। क्या किए वहाँ पे? वहाँ पे फूक आ गया। जो मरी वो कौन थी आपकी? जो मरी वो कौन थी आपके? मेरा पत्नी थी। गुड़िया देवी पति मुन्ना और जो जंगीपुर की रहने वाली है, उसकी हत्या का मामला भी प्रकाश में आया है, जो पिछले मंगलवार के दिन की घटना पता चल रही है। इस संदर्भ में अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच के क्रम में कुछ लोगों को पूछताछ के भी लाया गया। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंदन कुमार कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंदन, क्या ये जो ओझा हैं ये कोई जाने माने ओझा हैं जिनके अंधविश्वास का शिकार पहले भी कुछ लोग हुए हों? देखिए ये जो ओझा है, जो मृतक महिला है, उसके अपने बनोई है। ये नया अभी सीख मैंने जो वहाँ के स्थानीय लोग माने तो वो नया सीख रहा था। अपनी तंत्र सिद्धि को सिद्ध करने के लिए उसने अपने ही जो पत्नी की जो बहन है उसके तो पहले तो उसकी जीभ काटी, उसके बाद दूसरे दिन शरीर के कई अंगों को काट कर उसका, जब उसकी महिला की मौत हो गई तो उसे रंका थाना क्षेत्र के जंगल में जाके उसे जला दिया। जी चंदन, इस मामले में पुलिस ने आगे कुछ कार्रवाई की है क्या? उस ओझा को गिरफ्तार किया गया है? देखिए मामला मंगलवार का है। पुलिस को जानकारी नहीं थी। जब इसकी भनक लगी पुलिस को तो आनंद थाना में पुलिस मौके पर पहुंचकर उस घर के 5 लोगों को हिरासत में लेकर अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है। पुलिस कई जगहों पर छापामारी कर रही है जो ओझा है उसे गिरफ्तार करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चंदन। तो न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि इस तरह के अंधविश्वास वाली चीजों में बिल्कुल भी ना पड़ें और अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल हमेशा रखें। और जामताड़ा में शहर की निगरानी के लिए लगी तीसरी आंख खुद खराब हो रही है। प्रमुख चौक चौराहे पर प्रशासन की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, लेकिन लापरवाही और अनदेखी की वजह से लगभग सभी कैमरे बंद हो गए हैं। ऐसे में ना तो इन कैमरों से मुख्य चौक चौराहों की निगरानी हो पा रही और ना ही आपराधिक वारदातों पर लगाम ही लग पा रहा। इससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी खराब असर पड़ रहा है। लोगों का मानना है कि अगर सीसीटीवी कैमरे ठीक रहते तो क्राइम करने वालों पर भी नजर रहती और साथ ही प्रशासन को भी उनसे निपटने में काफी सहूलियत होती। कई बार स्थानीय समाज सेवियों ने सीसीटीवी कैमरों की मरम्मती को लेकर प्रशासन से मांग की, लेकिन कोई पहल नहीं की गई। इधर एसडीपीओ ने जल्द ही इन कैमरों को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन को पत्र लिखने की बात कही है। अगर हमारे चौक चौराहे पे, शहर के अंदर चौक चौराहे पे तो 3-4 ही चौक चौराहा मेन है जहाँ पे बहुत जरूरी है, जहाँ मतलब इस क्षेत्र से जो लोग भाग रहे हैं पैसा लूटकर या कुछ क्राइम करके, तो वहाँ देखा जा सकता है, उनको पकड़ा जा सकता है। लोग इस स्थिति तक रहते हैं कि हम पहचान लेंगे, लेकिन वो पहचानेंगे कहाँ? जब कैमरे की व्यवस्था होगी तभी ना। उससे सीसीटीवी रहने से क्या होता है ना कि सब पर नजर बनी रहती है। सीसीटीवी कहीं ना कहीं प्रशासन की एक आंख होती है, लेकिन जामताड़ा जिला प्रशासन की ये बहुत ही घटिया मानसिकता का भी परिचय कर सकते हैं कि सरकार के पास इतना सब कुछ होने के बाद भी
इस तरह से उदासीन रवैया है जिला प्रशासन का। प्रमुख चौराहा हो गया, जैसे सुभाष चौक हो गया, इंदिरा चौक हो गया, या अन्य जो इम्पोर्टेंट जगह है, बैंक जहाँ है, बाजार हो गया, उन सबों जगहों को हम लोग चिन्हित कर लिए हैं और उन सबों जगहों पर हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए उचित माध्यम से जिला प्रशासन को हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, अवगत भी कराए हैं मौखिक रूप से, और इस संदर्भ में हम लोग चिट्ठी भी दे रहे हैं जिसपे लगता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। और लोहरदगा में बारिश का मौसम आते ही जगह जगह पर जलजमाव से परेशानियां बढ़ती जा रही है। शहरी क्षेत्र के बसार टोली वार्ड संख्या 21 में लोग हल्की बारिश में ही हो रहे जलजमाव से परेशान हैं। नाले की व्यवस्था नहीं होने से घरों में बारिश का पानी घुस जाता है, वहीं सड़क पर पानी जमा होने से लोग घरों में बंधक बन जाते हैं। लोगों ने जलजमाव से मुक्ति दिलाने के लिए नगर परिषद से लेकर डीसी ऑफिस तक गुहार लगाई, लेकिन समस्या से छुटकारा नहीं मिल सका। ऐसे में परेशान लोगों ने जल्द ही नाला निर्माण की मांग उठाई है। हम लोग हर जगह जा चुके हैं पर हम लोग का समस्या का समाधान कहीं पर नहीं हुआ है और हम लोग को बाल बच्चा के लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा है। घर में पानी घुसता है, इसके कारण बाल बच्चा को दिक्कत हो रहा है, स्कूल आने जाने में दिक्कत हो रहा है, आ जा नहीं पा रहा है बच्चा लोग, परेशानी हो रहा है। और ये समस्या हमेशा ही रहता है, थोड़ा सा भी पानी आता है ना तो जमा हो जाता है। यहाँ पर नाली का बहुत ज़रूरी है। जब भी बरसात आता है इसमें पूरा मोहल्ला वासी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मतलब समस्या होता है और इस बीच में हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। जितने लोग आते हैं बोलते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। नगर पालिका गए, वहाँ पे जो भी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जो साहब लोग हैं, वो लोग भी बोलते हैं जाइए आपका काम 15 दिन 1 महीना में हो जाएगा। लेकिन फिर देखते हैं 15 दिन 20 दिन होते होते वो पता चलता है 6 महीना निकल गया और काम अधूरा का अधूरा पड़ा हुआ रहता है। और गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अवैध कोयले के उत्खनन पर सीसीएल और मुफस्सिल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां भूतनाथ और ओपन कास्ट में अवैध कोयले के उत्खनन की सूचना मिली थी और इस दौरान पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अवैध रूप से चल रहे दर्जन भर से ज्यादा कोयला खंता को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि इन इलाकों में कोयले की अवैध माइनिंग खंतों के माध्यम से धड़ल्ले से की जा रही है, जिसके बाद कोयले को रात के अंधेरे में बैलगाड़ी और मोटरसाइकिल के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करके बिहार भेजा जाता है, क्योंकि वहां पर कोयले महंगे दामों में बिकते हैं। हालांकि हैरत की बात तो यह है कि कार्रवाई करने के बावजूद कोयले की अवैध माइनिंग पर लगाम नहीं लग पा रही है। सीसीएल गिरिडीह परियोजना के ओपन कास्ट कोल माइंस के एरिया में है और उसके सटे एरिया है भूतनाथ और सती घाट में। तो भूतनाथ एरिया में और जो एक पंप एरिया बोला जाता है वहाँ कुछ अवैध इलीगल कोल पीट होता है, उसका बनाकर कोयला चोरी करने की सूचना मिल रही थी। तो सूचना के आलोक में हम और थाना प्रभारी मुफस्सिल जो परियोजना पदाधिकारी हैं श्री संजय सिंह, हम लोग सभी मिलकर यहाँ जिन जगहों को देखा और यहाँ की कार्रवाई की जा रही है। और कोरोना की वजह से 2 साल तक देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इस दफे श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है। 105 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके भक्त भोले शंकर के दरबार में पहुंचते हैं तो दर्शन के लिए उन्हें 4 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक लंबी कतार में रहना पड़ता है। ऐसे में श्रद्धालुओं को सबसे अधिक जरूरत पड़ती है तो वो है पानी की। इसे लेकर देवघर में नगर निगम की ओर से खास तैयारी की जा रही है और इसके अलावा स्वयं सेवी संस्था और स्थानीय लोगों की भी मदद दी जाएगी ताकि भोलेनाथ के दर्शन के लिए कतार में खड़े श्रद्धालु प्यासे ना रह जाएं। लोगों को 24-24 घंटे लाइन में रहना पड़ जाता है। लाइन इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है कि लोगों को रात में जाके वहाँ पे लोगों को देखना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है। जिस एरिया से जिस रूट से लाइन गुजरती है उधर के लोकल बड़ी वहाँ पे हमेशा खड़े रहते हैं, क्योंकि नहीं लगने से इतना बड़ा मेला संभव नहीं है इतना संभाल पाना। प्रशासन अपनी तरफ से लगा होता है, नगर निगम अपनी ओर से लगा होता है, लेकिन लोकल आदमी को, यहाँ के लोगों को, इसमें जितने समाज सेवी हैं, हम लोग हैं, सब लोग लगे रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को इसमें पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, ये मॉनिटरिंग करना ही होता है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस